नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हम हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे संकल्प पत्र वर्सेस घोषणा पत्र की कि किसके वादे में कितना दम है, क्योंकि हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी अब जारी कर दिया। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव के लिए जनता के सामने संकल्प पत्र को पेश करते हुए लोगों से 19 वादे किए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए। कांग्रेस नेताओं ने जनता से अपील की है कि वे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में लाएं ताकि शहरों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी और कांग्रेस के वादे में से जनता किसके वादे पर भरोसा करती है। तो हरियाणा के निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अब घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। हिंदू संस्कृति और धर्म में एक भजन बहुत लोकप्रिय हुआ है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सियासत की बात करें तो आजकल सियासत की चाल बदल गई है। सियासत में आजकल वोट बटोरने के लिए एक दूसरे से बढ़कर वायदे और कस्में वादे हो रहे हैं। कहीं घोषणा पत्र तो कहीं संकल्प पत्र में किए गए वायदे ललचा रहे हैं। कांग्रेस ने एक दिन पहले 37 वायदे किए हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग को लुभाने के वायदे। इसके 24 घंटे बाद बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया। ये भी पीछे कहाँ रहे, लीजिए पहले नेताजी। यहाँ से कांग्रेस के पार्षद जिताओ, फिर देखो हमारा काम जैसे पहले 14 से पहले गुड़गांव चमकता था वैसा ही चमका देंगे। विकास की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने, महिलाओं के लिए पिंक बाथरूम बनाने, उनमें नैपकिन रखने, जाने क्या क्या वायदे किए हैं, सुन लीजिए। जो योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और नीतिगत सहयोग वो करती है, ये हमारा पहला इंजन है। दूसरा हमारा इंजन हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार, जो हर योजना को धरातल पर उतारकर जनता तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और तीसरा इंजन, अब नगर निकायों में भाजपा की सरकार बनते ही स्थानीय स्तर हमारा तीसरा इंजन विकास कार्यों को और तेज गति से लागू करेगा। दरअसल वोट लेने के लिए सियासी दल और नेता अब हदें लांघने लगे हैं। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने और मुफ्तखोरी से काम चोरी को रोकने की शीर्ष कोर्ट ने भी कोशिश की है और नाराजगी जताई है, पर नेता हैं कि मानते ही नहीं। अब जनता जनार्दन को ही जगाना जरूरी हो गया है कि मुफ्तखोरी नस्लों को निकम्मा बना देगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। देवेंद्र, आपके पास सबसे पहले आएंगे। अब संकल्प पत्र भी जारी हो चुका है, घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है, और किसके वादे में कितना दम है ये देखना बाकी है। देखिए जया, जैसे सियासी पार्टियां, लगता है कुछ लोग भी वैसे ही हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं कौन क्या दे रहा है, ले लो, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ललचाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मेरे को 2-3 बार ये कह चुका है ये मुफ्तखोरी खत्म होनी चाहिए। राज्य सरकारों पर बोझ, वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की कमाई अच्छी है और राज्य सरकारें केंद्र से रिटर्न मांगती है, उनसे सहायता मांगती है। जीएसटी का जो रिटर्न आता है उसके बदले जो कलेक्शन है, या और जो विकास योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की आमदन अच्छी है क्योंकि पूरे देश से है, लेकिन राज्यों को अपने खर्च उठाना है,
जो आजकल पेंशन वाला सिस्टम हो गया, 2100 रुपए भी देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, हर वो चीज देंगे जो लोग अपेक्षा करते हैं या जो चीजें लोगों को लुभा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और चेतावनी के बावजूद सियासी पार्टियां, चुनाव लड़े नेता मानने को तैयार नहीं है। छोटा सा हरियाणा आप देखिए, 4 लाख करोड़ का कर्जा, 4 लाख करोड़ का कर्जा, 1.5 से 2 लाख पेंशनर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं। इन सब का खर्चा मिला दें तो जितना रेवेन्यू हरियाणा सरकार कमा रही है उसका 60% इसी पर खर्च होता है, बाकी रह गया 40%। उसमें मंत्रियों के विदेश दौरे, मंत्री मिनिस्ट्रियल स्टाफ, गाड़ियां जो ठाठ बाट होते हैं, चेयरमैन के पद होते हैं, कमीशन है, कॉरपोरेशन है, उनके चेयरमैन, 40% में बाकी खर्चे है जिसमें विकास भी आना होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए वोट लेने के लिए और सरकारें बनाने के लिए सियासी पार्टियां अब क्या क्या करने लगी हैं। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो भी उम्मीद करते हैं कांग्रेस ये दे रही है, बीजेपी दे रही है, ले लो, क्योंकि मेहनत करके या उस तरीके से अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना, उनको ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र देना, वो मेरे को लगता है बहुत सारे, चूंकि देश गरीबों का देश है। खुद सरकारों में बैठे लोग कहते हैं कि 80% लोग गरीब हैं, हम सरकार कहती है कि एमएसपी के रेट कैसे दे, 80% तो गरीब लोग हैं, किसान तो कम है, अगर एमएसपी दे देंगे तो 80% लोगों का पेट कैसे भरेगा। मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, स्कॉलरशिप, गरीब तबकों को बच्चे फीस माफ, जाने क्या क्या हो रहा है सिर्फ वोटों के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो ये चीजें जो हैं बहुत गलत हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने एतराज जताया है। कुछ लोग, कुछ शुद्धि लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनके मुंह से हम सुनते हैं कि सरकार क्यों निकम्मा बना रही है लोगों को। कांग्रेस राज में दाल रोटी योजना शुरू हुई थी, दाल रोटी योजना, उसका कुछ कांग्रेस के विधायकों ने, नेताओं ने विरोध किया था कि लोगों को निकम्मा मत बनाओ, मेहनत करके सीखे, मेहनत करके खाएंगे तो मानसिक तौर पर मजबूत होगा, बच्चों में भी संस्कार आएंगे। अब मुफ्तखोरी में लोगों को भी आदत पड़ गई कि कांग्रेस क्या दे रही है, बीजेपी क्या दे रही है। ये एक बहुत गलत परिपाटी शुरू हो रही है और मेरे को लगता है इसकी कीमत आगे चलकर चुकानी होगी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखें जहां सरकारें अलग अलग लोग हमने दावे वादे कर रहे हैं और आम जनता भी अब इन दावे वादों पर साफ तौर से जाती हुई नजर आ रही है। महेश, जिस तरह से देखें कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जहां आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीजेपी इस रेस में कहीं ना कहीं आगे जरूर नजर आ रही है और आम जनता से यही कह रही है बीजेपी कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार आप हरियाणा में लाए, क्योंकि ट्रिपल इंजन, अगर तीसरा इंजन भी बीजेपी का रहेगा तो जो कार्य है वो आसानी से किए जा सकेंगे। देखिए, 2 पहलुओं से पूरी कहानी को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। पहला पहलू जो है वो तकनीकी पहलू है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें पहला ही जो प्रावधान दिया गया, पहला जो संकल्प दिया गया उसमें एक आ गया कि 20 साल से जो लोग संपत्ति पर यानी प्रॉपर्टी पर काबिज हैं उन्हें मालिकाना अधिकार दे दिया जाएगा। अब अगर मानकर चलते हैं कि यहाँ मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का है, अब सिर्फ क्या मेयर किसी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा सकता है? प्रॉपर्टी आईडी का जो संकट पैदा हुआ था उसका समाधान तो कोई मेयर या कोई भी जो है नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी आज तक कर नहीं पाए। तो ऐसे में ये कैसे संभव है कि आप प्रॉपर्टी के मालिकाना अधिकार को कन्वर्ट करेंगे और कोई दुकान जो कि नगर निगम की है और 3,000-2,500 रुपए महीने पर पिछले 30-40 सालों से वो जो काबिज है किराएदार, और आज भी 3-4 हजार से ऊपर का किराया नहीं दे रहा है, जबकि कई करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो लोग काबिज उस पर हो चुके हैं। अब क्या कलेक्टर रेट पर आप उसकी रजिस्ट्री करवाकर इसे एक उपलब्धि मानेंगे या सरकारी संपत्ति को लुटा देना मानेंगे? ये क्या आप इसे मानेंगे? और ये प्रावधान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का अगर कोई मेयर बन जाए तो क्या 20 साल पुरानी जो नगर निगम की कोई दुकान है या शोरूम है उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्या करवा सकता है? इसके बाद अगर दूसरे प्रावधान पर मैं आऊं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिंक टॉयलेट्स का संकल्प जारी कर रही है। पिंक टॉयलेट्स कौन सा ऐसा सार्वजनिक टॉयलेट है जो कि ठीक ठाक चल रहा हो? अगर मैं हिसार जिला मिनी सचिवालय के टॉयलेट्स की मैं बात करूं तो जहां पर डेप्यूटी कमिश्नर और जिले के पुलिस कप्तान यानी एसपी बैठते हैं, वहां तक भी जो उसकी स्मेल है या बदबू है टॉयलेट्स की वो उनकी कुर्सी तक पहुंचती है, उनके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। पूरे के पूरे सचिवालय में इस तरह की परिस्थिति होती है कि लोगों को बच बच के वहां से निकलना होता है और दिन भर इसी तरह के जो हालात हैं हमें देखने को मिलते हैं। जब एसपी और डीसी के मुख्यालय पर
पर अगर कोई टॉयलेट साफ नहीं रह सकता है तो कौन सा पिंक टॉयलेट आप बनाएंगे और उसे साफ कैसे रखेंगे? कोई भी सार्वजनिक टॉयलेट ऐसा नहीं है जहां पर आप आसानी से उसमें सुगमता से अंदर जा पाएं, उसे आसानी से यूज कर पाएं और फिर आसानी से बाहर निकल पाएं। बचा के अगर जाने की मजबूरी हो तो अंदर दाखिल होना पड़ता है और फिर उसको लेकर दुख जाहिर करना पड़ता है कि किस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं। कोई भी सार्वजनिक टॉयलेट ऐसा नहीं है कि जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। तो यहाँ एक जो है ग्रीन बसों का जिक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो बसें पहले से उतारी जा चुकी हैं, हिसार शहर में आ चुकी हैं। काफी सारे शहरों में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, एक कंपनी के साथ अनुबंध कर किलोमीटर के आधार पर यहाँ ये बसें उतारने का काम किया गया है, जिसमें बस भी प्राइवेट कंपनी की होगी और उससे चार्जिंग की जो जिम्मेदारी है वो हरियाणा रोडवेज ले रही है। इसके अलावा कंडक्टर जो होगा वो हरियाणा रोडवेज का होगा। ड्राइवर पूरी की पूरी बस वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनी की रहेगी। यानी मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ संकल्प में कह रही है, दरअसल वो किसी मेयर के बूते की बात नहीं है। वो कोई नगर निगम अलग से अगर कोई जीत जाए या कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये सब कुछ हरियाणा सरकार के प्रावधान है जो कि हरियाणा सरकार ही कर सकती है, जिसे नगर निगम के संकल्प पत्र में जारी करना एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बराबरी का प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं बन सकता। और जिक्र में कांग्रेस पार्टी का भी कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है संकल्प पत्र तो जरूर यहाँ पर जारी कर रही है, लेकिन उसे जनता तक पहुंचाएगा कौन? यहां पर आज अलग अलग इलाकों तक हम अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के हाल दिल को हम जानने की, चुनावी माहौल को जानने की कोशिश कर रहे थे। दो टूक लोगों ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रचार प्रसार के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई जो सपोर्टर है वो यहां तक नहीं आया, किसी भी तरह की अपील उनके सामने नहीं की गई। यानी एक तरफा प्रचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के ना नेता ना कार्यकर्ता इस चुनाव में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं। तो यकीनन सिर्फ यहां चंडीगढ़ या दिल्ली में बैठकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करें, कोई मैनिफेस्टो उसे जारी कर दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो को वोटर्स तक पहुंचाएगा कौन? ये काम नहीं हो पाएगा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि प्रचार तंत्र शून्य कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है। ना तो कोई नेता काम कर रहा है और ना ही कार्यकर्ता काम कर रहा है। बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने साफ तौर से महेश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस किस तरह से जमीन पर उतरेगी, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है। विनीत जो आपके पास आएंगे, क्योंकि अब जो सियासी वोट लेने और सरकार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक ये दावे वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी अपने दावे वादे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे वादे कर रही है, और ये दावे वादों के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। और हुड्डा की बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि 10 साल से अभी तक कोई कार्य नहीं किया है, अब आगे क्या कुछ करेंगे। तो इस तरह के जो आरोप है वो भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के दावे और प्रति दावे तो चलते रहते हैं। घोषणा पत्रों या संकल्प पत्रों, इसको कोई पढ़कर वोट नहीं देता है। ये एक दिन अखबार की सुर्खियां बनते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर ये रद्दी की टोकरी में है और इसकी कोई बाध्यता नहीं है। मतलब आपने कोई जो घोषणा कर दी, इसको पूरा करने की आप पर कोई बाध्यता नहीं है। या तो राजनीतिक दल जो है शपथ पत्र दें कि हम लोग एफिडेविट दें कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन ये तो एक मात्र औपचारिकता है। औपचारिकता के लिए जारी किए जाते हैं और कोई भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लोगों की रुचि सिर्फ इस बात में होती है कि उनके लिए कोई मुफ्त घोषणा है या नहीं, उन घोषणाओं पर अमल होता है या नहीं होता, उसके बाद कोई नहीं देखता। पिछली बार के क्या संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे आप देखेंगे तो उसमें आपको अंतर स्पष्ट आ जाएगा। सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मेयरों के तो कोई अधिकार ही नहीं है ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम मेयर को यह अधिकार देंगे, और कांग्रेस के तो बूते की बात ही नहीं है कि मेयरों को अधिकार देने की, वो तो सरकार की बात है। तो ये मेयर बिल्कुल जो है बिल्कुल उनके वो तो पंगु हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है, एक बल्ब तक लगाने का अधिकार नहीं है। बाकी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है महिलाओं को जो है जो उनके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उस पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% छूट देने की घोषणा की है। और ये देखिए, ये अन्य राज्यों में भी है। जो भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव अन्य राज्यों में भी हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसी घोषणा करती रही है और ये उसकी फोटोकॉपी है। तो ये देखा जाए कि हरियाणा के संदर्भ में अलग से कोई घोषणा हुई हो, ये वहां की फोटोकॉपी उठा के रख देते हैं। हरियाणा की समस्या अलग से है, जो इनका समाधान होना जरूरी है। कांग्रेस पहले कहते थे कि हम प्रॉपर्टी आईडी को समाप्त कर देंगे, विधानसभा चुनाव के समय में ये घोषणा की थी, क्योंकि अब तो सरकार उनकी है नहीं, तो प्रॉपर्टी आईडी का सरलीकरण करने की बात कांग्रेस कह रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में खामोश है। तो कुल मिला के देखा जाए, चाहे घोषणा पत्र हो या संकल्प पत्र हो, इससे आम मतदाता कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मतदाताओं को भी मालूम है ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए
और राजनीतिक दलों को भी मालूम है कि इसके आधार पर कोई वोट नहीं मिलते, कोई बाध्यता नहीं है, चाहे विधानसभा चुनाव हो। फिर बाद में ये कहते हैं सिर्फ जुमलेबाजी है, तो इन ये सब जुमलेबाजी का ही खेल है, शब्दों का हेरफेर है। कोई राजनीतिक दलों का कोई अंतर नहीं है, सभी राजनीतिक दल एक ही तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इससे मतदाताओं पर कोई विशेष प्रभाव ही नहीं पड़ता। हाँ, जो राजनीतिक दल हैं या उम्मीदवार हैं वो एक कुछ समय के लिए अवश्य उत्साहित हो जाते हैं और उनको अपने भाषणों में स्थान देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए महिलाओं को साधने की फिर से कोशिश की है। जय, आपने अच्छा सवाल पूछा। मेरे दिमाग में एक बात थी कि पिंक टॉयलेट और उसमें सैनिटरी नैपकिन रखवाई गई। मेरे को जरा बड़ा अटपटी सी बात लग रही है, आपको सच बता रहा हूं। पानीपत शहर में औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, देश दुनिया में नाम है टेक्सटाइल सिटी। यहां पर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 35 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। उन 35 सार्वजनिक शौचालयों में कईयों पर ताले लटके रहते हैं, कईयों की सफाई नहीं है, कईयों में पानी नहीं है, कईयों में बिजली कनेक्शन कट गए थे, वो बंद रहे कि बिजली का कनेक्शन, बहुत अव्यवस्थाएं रही हैं। जब शहरों में ये हाल है तो महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट कैसे बनेंगे, सैनिटरी नैपकिन कैसे रखवाए जाएंगे? मेरे को पता ये सिर्फ मेरे को लुभाने वाली बातें, व्यवहारिक बातें नहीं है। और आपको जया बता दूं, पानीपत में हम लोग शहर का मूड देख रहे हैं, टोटल टीवी में स्पेशल प्रोग्राम रहा है, बहुत हर वर्ग के लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल निराश हैं, उनका कहना है कि क्या मतलब है, मतलब मेरे को लगता है कि शायद चुनाव में कम रुचि ले रहे हैं। लोगों को लगता है कोई मतलब नहीं है जो वायदे किए जा रहे हैं या जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। मेरे को लगता है लो वोट परसेंटेज हो सकती है, लोगों में रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है इन चुनाव को लेकर। और एक रिपोर्ट भी आई है कि जैसे विधानसभा में भी मैंने देखा इस बार जो नोटा का बटन होता है, नोटा नन ऑफ द अबव, जो ईवीएम होती है मशीन, उस पर निशान बने होते हैं, कमल का फूल होता है, हाथ होता है, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी चुनाव निशान होते हैं, तो नोटा होता है, नीचे एक बटन होता है नोटा नन ऑफ द अबव, मतलब मैं अपना वोट इन जो उम्मीदवार है इनमें किसी को नहीं दे रहा। तो मेरे को लगता है अब ये खतरा भी पैदा हो रहा है कि कई उम्मीदवारों के लिए नोटा दबाया जाए। और चुनाव आयोग के 2018 में एक कानून में संशोधन हुआ था, अगर किसी उम्मीदवार को ज्यादा नोटा का उनको वोट ज्यादा मिलती है, नोटा के एक तय सीमा से ज्यादा, तो वो अयोग्य होगा, आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कि जनता उस पर विश्वास ही नहीं करती। तो मेरे को लगता है नोटा का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों में रुचि नहीं है वोट देने को। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, उत्साह है वो पार्टियों के लोगों में है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कुछ आजाद हो, लेकिन लोगों में निराशा का माहौल है कि वायदे तो पहले भी किए जा रहे थे, 2 चुनाव तो हो चुके हैं सब जगह, 5 नगर निगमों में, हिसार, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद पहले से अलग से होते आए हैं। तो जो पहले वायदे किए गए थे, लोग पूछते हैं कि उन वादों का क्या हुआ। मतलब वायदों पे लोग रिझते नहीं है, उन्हें लगता है कि चुनाव का टाइम है, ठीक है वादे, लेकिन लोगों में ना रुचि नहीं है, उत्साह नहीं नजर आ रहा, यानी कि उनको तो कुल मिलाकर पोलिंग परसेंटेज कम हो सकता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ जो बातें कही जा रही है ये घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में पेपर पर ही रह जाएंगी, जमीनी स्तर पर उनको काम नहीं दिख रहा है। महेश, आप भी इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब ग्राउंड जीरो पर उतरे तो आपको क्या कुछ मूल वहां पर समस्याएं देखने को मिली जमीनी स्तर पर, और लोगों के परसेप्शन से अगर बात करें तो उनका क्या कुछ कहना, उनको किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है जो उनकी अभी तक खत्म नहीं की गई, उन पर काम नहीं किया जा रहा है? देखिए, जो सबसे निचला तबका है, जिसे आपका मजदूर पर कह सकते हैं या गरीब आदमी आप कह सकते हैं, ऐसे लोग नायब सैनिक के ट्रिपल इंजन के फॉर्मूले को नहीं समझ रहे हैं। जब हम उससे ये पूछते हैं कि ट्रिपल इंजन की बात नायब सैनिक कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो वो साफ है कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन का कोई मतलब उनके समझ से बाहर है। तो ये कहा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो ट्रिपल वर्ग के साथ, ट्रिपल इंजन वाली बात के साथ कनेक्ट करती है। अगर लोअर क्लास की बात की जाए तो वो ट्रिपल इंजन के मायने नहीं समझ रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतरीन स्थिति क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर केंद्र में मोदी की सरकार है और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे भी बड़ी बात क्या है, कांग्रेस पार्टी चुनाव से गायब है। नेताओं की लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई है, स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं, लेकिन ये स्टार प्रचारक जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, वोटों की अपील नहीं कर रहे हैं, अपने तमाम साथियों, अपने समर्थकों के घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। ना कोई चाय का कार्यक्रम है, ना कोई रोड शो है, कुछ भी ऐसा
कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं किया जा रहा। लोगों से हमने पूछा कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता पहुंचा क्या, कोई पर्ची आप तक आई क्या, कोई पैम्पलेट या हैंडबिल आप तक पहुंचा क्या, तो जवाब ये दिया गया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता हम तक नहीं पहुंचा है। कोई बड़ा नेता नहीं आया, कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता पर्ची देने नहीं आया, कोई हैंडबिल पकड़ाने नहीं आया। तो आप समझ लीजिए चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। यहां कांग्रेस पार्टी ग्राउंड जीरो पर नदारद है, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई मध्यम स्तर का नेता, ना उम्मीदवार और ना ही कार्यकर्ता। कोई भी यहां मतदाताओं तक ना तो संपर्क कर रहा है। और वही जिक्र मैं कर रहा था कि आपने मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, इसे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि प्रचार तंत्र कांग्रेस के पास इस वक्त शून्य नजर आ रहा है। उनका अपना कोई प्रचार का मैकेनिज्म नहीं है। पार्टी के नेताओं की तरफ से उम्मीदवारों को कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया गया। पार्टी की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई सपोर्ट ना तो पार्षदों को अभी तक दिया गया है और ना ही मेयर पद उम्मीदवारों को दिया गया है। उन्हें टिकट देकर उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने नगर निगम अलग अलग से नगर निगमों की भी जारी की है। 15 से 18 स्टार प्रचारक हर एक नगर निगम को अलग से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए। 30 स्टार प्रचारक प्रदेश स्तर पर दिए गए, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, जिसमें कुमारी शैलजा भी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है। लेकिन कौन से ऐसे कार्यक्रम में अब तक ये नेता शामिल हुए हैं जिससे आप चुनावी कार्यक्रम कहेंगे, जिससे आप ये कहेंगे कि माहौल बनाने की कोशिश इन नेताओं की तरफ से की गई? वक्त नहीं बचा है और इन नेताओं ने कोई कोशिश भी नहीं की है। बिल्कुल, वक्त काफी कम इस बीच बचा है और तैयारी कांग्रेस की तरफ से शून्य नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से कांग्रेस तो गायब है और घोषणा पत्र के जरिए कितना आम जनता को साथ पाएगी अब? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस है कहां? वैसे तो कांग्रेस में कोई नेता बचे नहीं है। जो इक्का दुक्का नेता बचे हुए हैं कांग्रेस में, वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम तक सीमित है, वो फील्ड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपको अलग अलग दिखाई देंगे, फील्ड में दिखाई देंगे। उनकी निरंतर बैठकें चल रही हैं, चुनाव रणनीति की बैठकें हो रही है अलग ढंग से। जिस तरह से पार्टी लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ती रही है, वही रणनीति निकाय चुनाव के लिए भी है। और कांग्रेस के तो नेता कहीं दिखाई दे ही नहीं रहे और नेता भी सिमट कर रह गए। अब कांग्रेस में कोई अधिक नेता नहीं है, कांग्रेस ने कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं की है। जो कार्यकर्ता थे वो निराश है और जो रह गए कार्यकर्ता, उनको लगता है अब भविष्य तो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना ही लाभप्रद है। देखिए, सभी का महत्वाकांक्षी होते हैं, कार्यकर्ता भी महत्वाकांक्षी होते हैं, वो अपनी संभावनाएं भी देखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की विचारधारा से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस जनता में है ही नहीं है। और एक बड़ी बात यह है कि जो निकाय चुनाव होते हैं वो स्थानीय चेहरे के आधार पर होते हैं। राजनीतिक दलों की इतनी उपयोगिता नहीं होती। वो जो स्थानीय पार्षद है उसका लोगों से जुड़ाव कैसा है, संपर्क कैसा है, लोगों के बीच कैसा रहता है, मतदाता उसको अपने ढंग से देखता है, परखता है। लेकिन राजनीतिक दलों की उसमें बाद में भूमिका आती है, पहले स्थानीय चेहरे की भूमिका रहती है। तो कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे है ही नहीं और कांग्रेस का मनोबल भी बहुत नीचा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा है, बढ़ा हुआ है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं और उसकी निराशा का कारण कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनको जहां पर भी, मान लीजिए अगर हम पानीपत का उदाहरण लें, जहां कांग्रेस के नेताओं को चुनाव मैदान में खुलकर आना चाहिए था, वहां कांग्रेस के नेता भी कन्नी काट रहे हैं, मैदान में आने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उनके पराजय दिखाई देती है। वैसे तो वो ईवीएम पर दोष डालते हैं, जब कोई हार हो जाती है तो ईवीएम पर दोष डालते हैं। अब जबकि मौका आता है तो मैदान से छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रति जो एक उत्तरदायित्व है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं की जो जिम्मेदारी है, चाहे विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो कांग्रेस के नेताओं को आगे आना चाहिए। जो लोग सिर्फ पार्षद का टिकट मांग रहे थे उनको आप मेयर का टिकट दे रहे हैं, तो कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं, कहीं आना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस के नेताओं में इच्छा शक्ति ही नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला है, कांग्रेस के मैदान में है ही नहीं। बिल्कुल है, लेकिन अब देखना होगा इस बीच अब कांग्रेस का आगे क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। अब नगर निकाय चुनाव के लिए काफी कम वक्त बचा है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घोषणा और संकल्प पत्र जारी कर दिए। अब किसके वादों में कितना दम है और किसके वादे कारगर साबित होंगे, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।